हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हिंदी विषय के अंतर्गत मैं आपको सूरदास के पदों की व्याख्या पढ़ाऊंगी। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको पद संख्या 6 तक की व्याख्या पढ़ाई थी। आज इस वीडियो में मैं आपको पद संख्या 7 और पद संख्या 8 की व्याख्या पढ़ाऊंगी। तो आप सभी बच्चे जिनके पास हिंदी की पुस्तक है वह अपनी हिंदी की पुस्तक में काव्य खंड के अंतर्गत पद शीर्षक को निकालकर उसकी व्याख्या मेरे साथ पढ़ें। बच्चों, पद संख्या 7 है। ऊधव मोह ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमति अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनी धन ब्रजवासी, जिन सो हित जद तात। सबसे पहले बच्चों हम इसके विषय में जान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब माता यशोदा, नंद बाबा, राधा, समस्त ब्रज और गोकुल वासियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो वहां उनको ब्रज की क्या आती है, याद आती है। मथुरा में उनके परम मित्र बनते हैं उद्धव। तो अपने उद्धव से अपने मन की व्यथा का, अपने मन के दुख का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं। उद्धव से अपने मन की व्यथा का क्या कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, वर्णन कर रहे हैं। तो यह इस पद का क्या हुआ, प्रसंग हुआ। क्या कहते हैं उद्धव से भगवान श्री कृष्ण, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। बिसरत माने होता है भूलना। हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। क्या क्या नहीं भूलता, वृंदावन गोकुल वन उपवन। मुझे वृंदावन, गोकुल, वहां के वन और उपवन और उन उपवनों की, सघन कुंज की छाई, कुंज माने उपवन होता है, और उन घने उपवनों की छाया भूलती नहीं है। प्रात समय माता जसुमति अरु नंद देखी सुख पावत। प्रातः काल होते ही मेरे मुख को देखकर माता यशोदा और नंद बाबा परम सुख का अनुभव करते थे। माखन रोटी दह्यो सजायो, और मक्खन रोटी को दही के साथ सजाकर अति हित साथ खवावत। हित माने प्रेम के साथ, और अत्यंत प्रेम के साथ मुझे क्या करते थे, खिलाते थे। प्रातः काल होते ही माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर अत्यंत आनंद का अनुभव करते थे और दही के साथ मक्खन रोटी को सजाकर अत्यंत की प्रेम के साथ मुझे खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत। इस प्रकार गोपियों ग्वाल बालों के संग खेलते हुए सब दिन हसत सिरात। सिरात का मतलब यहाँ अर्थ ले ली बच्चों, शब्दार्थ होगा व्यतीत हो जाता। संपूर्ण दिन हंसते हुए व्यतीत हो जाता था। सूरदास धनी धन ब्रजवासी। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे ब्रज के निवासी धन्य हैं जिन सो हित जदुतात। जदुतात माने यादव वंश के श्री कृष्ण, हित माने प्रेम रखते हैं, जिनसे भगवान श्री कृष्ण जो यादव वंश में उत्पन्न हुए थे ऐसा प्रेम रखते हैं, ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं। एक बार पुनः इसकी व्याख्या देख लें। भगवान श्री कृष्ण किससे अपनी मन की व्यथा का वर्णन करते हुए कहते हैं, उद्धव से। क्या कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन। वहां ब्रज में क्या, वृंदावन गोकुल, वहां के वन और उपवन, सघन कुंज की छाही, और उन उपवनों की घनी छाया मुझे भूलती या बिसरती नहीं है।
प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत। प्रातः काल होते ही माता यशोदा और नंद बाबा मेरे मुखमंडल को देखकर अत्यंत आनंद का अनुभव करते थे। माखन रोटी दहो सजायो, और मक्खन रोटी दही को सजाकर अति हित साथ खवावत, अत्यंत प्रेम के साथ क्या करते थे, साथ में खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, इस प्रकार गोपियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ सब दिन हंसत सिरा, सारा दिन हंसते हुए व्यतीत हो जाता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के वे लोग धन्य हैं जिन सौहित जतुतार, जिससे भगवान श्री कृष्ण ऐसा प्रेम करते हैं। फिर इसके बाद बच्चों हम आते हैं पद संख्या 8 पर। 8 पद संख्या है, इसकी व्याख्या देखिए। ऊधव मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, को अवराध है ईस। इंद्रिय शिथल भई केशव बिनु, ज्यों देही बिनु शीस। आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोट बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नन नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। बच्चों भगवान श्री कृष्ण के मथुरा में मित्र बनते हैं उद्धव। उद्धव परम ज्ञानी होते हैं, उन्हें ज्ञान का अहंकार होता है। भगवान श्री कृष्ण उनके अहंकार को दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए उनसे कहते हैं कि आप गोकुल चले जाइए, आप जो है ब्रज चले जाइए, और ब्रज में मेरे प्रेम में लीन गोपियां रहती हैं, उन गोपियों से कहिए कि वे मुझे भूल जाएं और निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना करने लगे। उद्धव ब्रज आते हैं, गोपियों को तरह तरह के तर्क देकर समझाते हैं, परंतु गोपियां उनके तर्कों को क्या कर देती हैं, निराधार कर देती हैं और कहती हैं, क्या कहती हैं, उद्धव मन न भये 10-20, हे उद्धव हमारे मन 10-20 नहीं है। एक हु तो सो गयो श्याम संग, एक हमारा मन था वो भगवान श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। को अवराधे ईस, अब जब हमारे पास हमारा मन ही नहीं है तो तुम्हारे उस निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना कौन करे, क्योंकि आराधना किससे की जाती है, मन से की जाती है। और जब हमारा मन हमारे पास ही नहीं है तो तुम्हारे उस निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना हम किस प्रकार करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, केशव किसको बोलते थे, भगवान श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण के बिना हमारी संपूर्ण इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, ज्यों देही बिनु शीस, और वैसे ही हो गई हैं जैसे बिना सिर का, देही माने शरीर, जैसे बिना सिर का शरीर। आशा लाग रहती तन श्वासा, भगवान श्री कृष्ण की के लौट आने की आशा में ही हमारी सांसें, इस शरीर में हमारी सांसें चलती रहती हैं। जीव ही कोट बरिस, नहीं तो हम करोड़ों वर्ष जीना नहीं चाहते। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव तुम तो भगवान श्री कृष्ण के क्या हो, मित्र हो। सकल जोग के ईस, ईस का मतलब होता है जानने वाले, जोग माने योग, सकल माने संपूर्ण, और संपूर्ण ज्ञान योग को जानने वाले हो। सूर हमारे नन नंदन बिनु, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हमारे नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, और कोई ईश्वर नहीं। बच्चों इसकी व्याख्या को आप फिर से एक बार समझ लीजिए। उद्धव मन न भये 10-20, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव हमारे 10-20 मन नहीं हैं। एक हु तो गयो श्याम संग, एक मन था वो श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। को अवराधे ईस, अब कौन है मैं, हम किस प्रकार बिना मन के तुम्हारे निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन,
भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारी संपूर्ण इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। ज्यों देहि बिनु शीस, वैसे ही शिथिल हो गई हैं जैसे बिना सिर के शरीर। आशा लागी रहती तन श्वासा, हमारे शरीर में निरंतर यह आशा लगी रहती है कि भगवान श्री कृष्ण एक ना एक दिन लौट कर आ जाएंगे, और इसी आशा में हमारी सांसें चलती रहती हैं। जीव ही कोटि बरिस, नहीं तो करोड़ों वर्ष कौन जीना चाहता है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, हे उद्धव तुम तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो। सकल जोग के ईश, जोग माने ज्ञान योग, और संपूर्ण ज्ञान योग को जानने वाले हो। सूर हमारे नन नंदन बिन, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, और कोई ईश्वर नहीं है जिनकी हम आराधना करें। बच्चों, यदि काव्यगत सौंदर्य की बात की जाए तो सबसे पहले भाषा आता है, और भाषा के अंतर्गत दोनों पदों में ब्रज भाषा है। सूर की भाषा ही ब्रज भाषा है। इसके बाद बच्चों रस की बात करें तो रस यहाँ पर जो है श्रृंगार रस होगा, वियोग श्रृंगार रस होगा, यहाँ पर भी वियोग श्रृंगार रस है। अलंकार की बात करें तो ब्रज विशरत अनुप्रास अलंकार है। इसी के साथ देखिए धनी, धनी में क्या होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। और इस पद संख्या 8 में यदि अलंकार की बात की जाए तो अनुप्रास तो है ही है। ठीक है बच्चों, तो इसमें अनुप्रास है और इसमें क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके बाद बच्चों छंद जो है गेय पद है। छंद क्या है, गेय पद है। फिर शैली जो है, शैली में मुक्तक शैली है और व्याख्या की दृष्टि से भावात्मक शैली है। इसके बाद बच्चों अगर शब्द शक्ति की बात की जाए तो जो है अविधा और लक्षणा शब्द शक्ति है। कौन सी है, अविधा और लक्षणा शब्द शक्ति। और गुण कौन सा है, चूंकि वियोग श्रृंगार रस है इसलिए गुण कौन सा है, माधुर्य गुण है। तो बच्चों आज जो मैंने व्याख्या पढ़ाई वो आपको समझ में आ गई होगी। आपको गृह कार्य के अंतर्गत इन्हीं दोनों पदों की ससंदर्भ व्याख्या करनी है अपनी HW कॉपी में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है। सूरदास के अन्य पदों की व्याख्या मैं आपको अपने अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। हैव अ नाइस डे। Hello students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Myself Jyoti Vishna. This is social science class of class 10 English medium, and the topic is challenges to democracy. ये civics का topic है। मैं already अपने previous videos में आपको challenges to democracy के काफी से challenges बता चुकी हूँ। दोबारा से रिवाइज करते हैं। हमने कौन कौन से challenges पढ़े थे। सबसे पहले मैंने आपको concepts of challenge बताया था। इसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ चैलेंजेस, जिसमें हमने पढ़ा द फर्स्ट चैलेंज इज फाउंडेशनल चैलेंज। फाउंडेशनल चैलेंज क्या होता है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर डेमोक्रेसी की फाउंडेशन को लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने आपको नेपाल का एग्जांपल दिया था कि नेपाल में अभी कुछ ही साल पहले जो है वो डेमोक्रेसी हुई। उसके पहले तक वो क्या था, मोनार्की और के जो है वो अंडर में था। बट अब वहाँ पर क्या है, डेमोक्रेटिक बन चुका है वो कंट्री, तो वो डेमोक्रेटिक नेशन हो गया है नेपाल। ऐसे ही आज हम देखें तो मोर देन 100 जो कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेटिक हैं, बट अभी भी बहुत सारी ऐसी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी हैं जहाँ पर अभी भी मोनार्की या डिक्टेटरशिप चल रही है। तो जो सबसे पहला चैलेंज हमारी डेमोक्रेसी को फेस करना पड़ता है वो होता है डेमोक्रेसी का आना। तो उसको हम बोलेंगे फाउंडेशनल चैलेंजेस। वो एक फाउंडेशनल चैलेंज है कि कहीं पर भी जो है डेमोक्रेटिक कंट्री वो बने और वहाँ पर डेमोक्रेसी आ जाए। भाई ये इट इज़ अ चैलेंज। ये चैलेंज इसलिए होता है क्योंकि किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना या उसमें चेंज करने के लिए बहुत सारे या बहुत बड़ा चैलेंज है मूवमेंट्स का या एक रेवोल्यूशन, क्योंकि उसमें कॉमन पीपल्स ये जो वहाँ की पब्लिक है उनको किससे जो है वो लड़ना होता है या किसके अगेंस्ट खड़ा होना होता है,
क्योंकि वो क्या होते हैं, वो मोनार्क्स होते हैं या डिक्टेटर्स होते हैं। उन मोनार्क्स या डिक्टेटर्स के अगेंस्ट में खड़े होकर एक डेमोक्रेटिक नेशन का ड्रीम देखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो एक फाउंडेशनल चैलेंज लाने की ज़रूरत है। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट चैलेंज। सेकंड हो गया चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई, फर्स्ट हुआ डेमोक्रेसी को लाना, सेकंड हुआ अगर डेमोक्रेसी आ गई है, डेमोक्रेटिक नेशन बन गया है, तब हमें उसका एक्सपेंशन करना इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि कहने को डेमोक्रेसी है, बट डेमोक्रेसी की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं, ठीक है, इक्वालिटी, इंटीग्रिटी, एबिलिटी, ये सारी चीजें भी तो होनी चाहिए। कि अगर कहने को सिर्फ इक्वालिटी है कि मतलब अगर हमारा डेमोक्रेटिक करती है तो हमें इक्वालिटी मिलेगी, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल, हम इक्वल है ऐसा बोला जाता है, इक्वालिटी है, बट प्रैक्टिकली भी तो हमें देखने को मिले इक्वालिटी। हमारे जो है सब सारे स्टेट्स इक्वल है, बट हम देखते हैं कि जो हमारे ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वो हमारे मेन जो हमारे फोकस स्टेट्स हैं उनसे उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें जो भी डेमोक्रेट के जो एम्स हैं, जो डेमोक्रेसी के फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो फॉलो भी होने चाहिए। तो इससे इट इज कॉल्ड चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन। डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन भी होना इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम इंडिया का एग्जांपल देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन को ही फेस कर रही है। द लास्ट डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ये हमने बार बार मैं क्लियर करती हूँ जब सारे चैलेंजेस में कि हमको डेमोक्रेसी को डीपनिंग का मतलब होता है मजबूत बनाना। जब तक हम डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हम कंट्रीज हैं, बहुत सारे कंट्रीज में हम एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि वहाँ पर हम डेमोक्रेसी लाए और उसके बाद से वो फिर से मोनार्की हो गई, या डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट बनी वहाँ पर उन्होंने जैसे ही अपने रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज बनाने स्टार्ट किए, लोगों उनके अगेंस्ट हो गए, लोगों ने उसका जो है वो विरोध किया और उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से वो मोनार्की या डिक्टेटरशिप फिर से आ गई, या वहाँ की गवर्नमेंट गिर गई, वहाँ की गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी थी वो फिनिश हो गई। तो ऐसा भी नहीं होना है। डेमोक्रेसी आने के बाद डेमोक्रेसी को एक डिक्निंग बनना चाहिए, एक मजबूती प्रदान करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे 3 चैलेंजेस हैं जो हमारी डेमोक्रेसी फेस कर रही है, ये हमने पढ़ लिया था। एंड नाउ द टुडेज टॉपिक इज द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। अब क्या सजेशंस, क्या प्रपोजल्स, ऐसा हम क्या कर सकते हैं पॉलिटिकली, हम क्या ऐसा रिफॉर्म्स कर सकते हैं, ऐसे रिफॉर्मेशन ला सकते हैं जिससे जो हमारे ये चैलेंजेस हैं वो कम हो जाए या हम उनको इजीली फेस कर सकें। उसके लिए बहुत सारे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तभी मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल और दिया कि गाइडलाइन ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, कि हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को लाने के लिए किन गाइडलाइंस की जरूरत है, हम कौन सी गाइडलाइन को फॉलो करें ताकि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आए और जो भी चैलेंजेस डेमोक्रेसी फेस कर रही है वो कुछ कम। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द ऑल द प्रपोजल्स अबाउट ओवरकमिंग वेरियस चैलेंजेस। जितने भी प्रपोजल्स, जो भी हमारे वेरियस चैलेंजेस ओवरकम हो रहे हैं, जिन्हें हम फेस कर रहे हैं, उनके लिए हमने जो भी प्रपोजल्स रखे तो वो सब हमारे क्या कहलाते हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। चैलेंजेस को फेस करने के लिए जो भी प्रपोजल्स या एडवाइस दिए जा रहे हैं वही पॉलिटिकल रिफॉर्म या डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स कहलाते हैं। इन्हें हम डेमोक्रेटिक रिफॉर्म भी क्यों, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रिफॉर्मेशन ला रहे हैं ना, ताकि हमारी डेमोक्रेसी जो है वो क्या बने, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी बने, मजबूत बन जाए। तो हमें क्या उसकी भी गाइडलाइंस दी गई है। फर्स्टली केयरफुली एडवाइज चेंजेस इन लॉ कैन हेल्प। मतलब अगर हम लॉज इस तरह के बनाते हैं तो जो लॉ होते हैं अगर हम उनको केयरफुली डिवाइस करें और उसमें हम चेंजेस लाएं तो जो लॉज होते हैं वो हेल्प करते हैं पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में। क्योंकि जब लॉ बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी से रिलेटेड, मान लीजिए हमने क्रिकेट से रिलेटेड कोई लॉ बनाया, मतलब हमने नहीं, पार्लियामेंट ने, वहाँ पर बैठे लोगों ने, या फिर एमएलएस और एमपीज होते हैं उन्होंने, अगर वो कोई लॉ बना रहे हैं, अगर उन्होंने कोई जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर कोई उन्होंने लॉ बनाया तो मे बी वो बहुत अच्छा है,
मे बी वो आगे वो एक अच्छी शुरुआत है या वो जो है वो स्पोर्ट्स में बहुत बेनिफिशियल है, बट फिर भी क्या जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड लॉज हैं उन्हें बनाने के लिए हमें उन्हीं से रिलेटेड लोगों से एडवाइस और प्रपोजल्स लेने चाहिए, ऐसा माना जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे डिसीजन, ज़्यादा अच्छे प्रपोजल दे सकते हैं उससे रिलेटेड चीज़ों पर। तो ये एक हो गया केयरफुली डिवाइस। इसके साथ लीगल चेंज लुक एट व्हाट रिजल्ट इट विल हैव ऑन पॉलिटिक्स। इसके बाद जब भी कोई कानून, कोई लॉ बन जाता है तो हमें उसके जो है वो आउटकम्स भी देखने चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि व्हाट इज द रिजल्ट क्या है, या रिजल्ट जो भी निकल रहा है, जो भी हम उसका सॉल्यूशन किसी भी बात का निकाल रहे हैं, तो वो कौन निकाल रहा है, कैसे निकाल रहा है और क्यों निकाल रहा है, इस पर भी हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। टू स्ट्रेंथ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, और इस तरह के लीगल रिफॉर्मेशन करने चाहिए, इस तरह के लीगल या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स या इस तरह के रिफॉर्मेशन होने चाहिए जो कि हमारे डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस को स्ट्रेंथ करें, मजबूत करें, एंड फोकस टू इंक्रीज एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब जो भी हमारे पॉलिटिक्स में जो भी पार्टिसिपेट, जो भी नॉमिनेट हो रहे हैं, जो भी हमारे नॉमिनेशन में नॉमिनेट होकर हमारे कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो जो उनका जो है वो जो है उनकी जो स्किल्स है, उनकी जो एबिलिटी है, वो भी जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उन लोगों की जो क्वालिटी है वो भी बहुत अधिक इम्प्रूव होनी चाहिए। मतलब वो एबल होने चाहिए, उसके लिए उनके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए जो एक जो है वो पार्टिसिपेशन या पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट। एंड द नेक्स्ट इज आरटीआई, बहुत इंपॉर्टेंट। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास ये एक राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो भी इम्प्रूव करता है। ये इस तरह की पहली बात तो आरटीआई जो है वो एक पीपल्स का एम्पावर है, उनकी पूरी पावर है, और उससे हेल्प किस में मिलती है, टू कंट्रोल करप्शन। उससे करप्शन बहुत कम होता जा रहा है, करप्शन को रोकने में, कंट्रोल करने में हमको हेल्प मिल रही है। क्यों? क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन से कोई भी एक कॉमन पीपल किसी भी इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट में या जो रूलिंग पार्टी है या जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, अगर वहाँ पर वो उनके प्रोसेस को, उनके मेथड्स को या कोई भी इंफॉर्मेशन को चाहता है तो उसके पास ये राइट है कि वो इंफॉर्मेशन को ले सकता है। एंड दैट लास्ट डजंट एनेबल द पीपल टू बिकम लॉ अबाइडिंग सिटीजन। इसके साथ साथ वो डजंट एनेबल होता है पीपल्स को ताकि वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन बने, किसी भी तरह के वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन ना बन जाए। इसको भी रोकने में बहुत अधिक हेल्पफुल होती है क्या चीज, आरटीआई। सो आज हमने पढ़ा कि किस तरह से पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के थ्रू हम जो है पॉलिटिक्स में रिफॉर्मेशन कर सकते हैं, और हम जो भी हमारी फाउंडेशनल या चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन या डिग्री ऑफ डेमोक्रेसी जो हमारे चैलेंजेस हैं उन पे काफ़ी कुछ हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं, और प्रपोजल्स और एडवाइस से हम उन चैलेंजेस को इजीली फेस कर सकते हैं और उसमें विक्ट्री भी पा सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल रिफॉर्म, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब मेरा लास्ट वीडियो एक बचा हुआ है जिसमें हम आपको मतलब हम दोबारा से डेमोक्रेटिक को, जब ये सारे जो हमने आउटकम्स पढ़े, उसके बाद हमने आज चैलेंजेस पढ़े, तो इन आउटकम्स और इन चैलेंजेस के बाद जो एक दोबारा से हमने डेमोक्रेसी की जो एक नई डेफिनेशन बना के तैयार करी है, जिसको हम रीडिफाइनिंग बोलते हैं, हम उसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या डेमोक्रेसी है और किस तरह से हमने उसको रीडिफाइन किया। That's all for today. Thank you. Have a nice day.